तो गुड मॉर्निंग। तो आज स्वागत है आपको हमारे ज्ञानेंद्र एकेडमी में। और अभी पिछले हमने क्लास में आपको पढ़ाया था हिंदी वर्णमाला के स्वर के बारे में, हमने आपको पूरा बता दिया था, पूरी डिटेल में बता दिया था। और आज हम आपको बताएंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजन को किस तरीके से, और उससे पहले हम कुछ और भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको उसके बाद फिर हम बताएंगे किस तरीके से वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, किस तरीके से वर्गीकरण में घोषत्व है और घोषत्व में सघोष अघोष के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो प्राणत्व के माध्यम से बांटे गए हैं, जैसे महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वो जो व्यंजन है, वो व्यंजन की पूर्ण जो संख्या है वो केवल 33 है, लेकिन जो 4 ये हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये क्या हैं? 4 जो हैं हमारे ये संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। और जो हमारे 2 हैं ये द्विगुण व्यंजन है। 2 क्या है हमारे? ये द्विगुण व्यंजन है। इसके बाद जो हमारे ये 33 हैं, 33 के बारे में हम आपको बताते हैं। अब 33 में कौन कौन से हैं इसमें भी हम आपको बताते हैं। 33 में कौन कौन से हैं? 33 में एक स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन को ही हम इसको बोलते हैं वर्ग व्यंजन, स्क्वायर व्यंजन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर व्यंजन। और एक हमारा जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और एक जो हमारा हो जाएगा वो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में हमने आपको बता दिया है। व्यंजन जो हमारे वो 33, 4, 2 का क्या आंकड़ा है? 33 जो 4 है हमारे वो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है जो पूर्ण व्यंजन नहीं है, जो पूर्ण व्यंजन नहीं है। द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। और ये क्या है हमारे? फिर इसके बाद जो 33 में है वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है। इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम आपको आगे ले चलते हैं, एक एक करके इनको सबको हम डिस्क्राइब करते हैं, विस्तार से बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो हमारे 33 जो व्यंजन हैं उनके बारे में सबसे पहला हेडिंग डालिए आप, क्या? स्पर्श व्यंजन। क्या डालिए? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 25 होते हैं। तो हमने आपको बताया जो स्पर्श व्यंजन है वो हमारे स्पर्श व्यंजन 25 हैं। फिर इसके बाद 25 जो हैं, तो इसमें क्या याद रखिएगा आप? क्या याद रखना आपको? कचट तप, यानी यहाँ से जो हमारा एक ट्रिक जो बनकर जाएगी, वो जो ट्रिक हो जाएगी एक तरीके से याद रखिएगा कि क्या है? कचट तप। जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कचट, क च ट त प, कचट तप। तो कचट तप से क्या हो जाएगा? वो का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, टा वर्ग के 5, इसी तरीके से टा वर्ग के 5, और उसी तरीके से पा वर्ग के 5। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? अब इसको हम स्पर्श व्यंजन को वर्ग या स्क्वायर व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये कितने हैं? ये 5 है ना, 5 है ना, और ये हमारे सारे जो हैं 5 ये भी हैं। तो इस तरीके से इनके भी 5, और ये इधर से भी 5, रो और कॉलम दोनों 5 हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से 5 हैं, इसलिए एक स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है। यानी कि यहां से हमारा क च ट त प आएगा। फिर इसके बाद जो हमारे ये हैं इनके भी 5 हैं, यानी इनके भी 5 हैं। तो इस तरीके से इक्वल जो है हमारे सारे इक्वल हो गए हैं। तो ये क्या बन जाता है? एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ग। तो इसीलिए इसको हम स्क्वायर व्यंजन या वर्ग व्यंजन भी, वर्ग व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये और एक इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद जब हम दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में हमारे आएंगे य, र, ल, व, य, र, ल और वा, ये हमारे
अंतस्थ व्यंजन आएंगे। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। हमने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन, सॉरी हाँ, अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हो गए, या, र, ल, व, ये हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 25 4 कितने हो गए, 29 हो गए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। क्या बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। अब हम ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। ये कौन, इनको बोलने में क्या होता है, गर्म हवा निकलती है। क्या निकलती है, सॉरी गर्म हवा कह रहे हैं, क्या इनको बोलने में सुरसराहट सी आवाज आती है। क्या आती है, सुरसराहट सी आवाज आती है। जैसे क्या हो जाएगा, इनमें कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, शा, फिर ये शा, फिर ये शा, फिर हा। ये हमारे 4 हो गए। क्या हो गए, श, स, ह। ये क्या हो गए, इनको बोलने में गर्म हवा, श, ह, गर्म हवा या सुरसराहट सी आवाज आती है। ये बातें समझ में आ गई आपको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन समझ में आ गया है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन में आप देख लीजिए क्या क्या है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में अगर हम देखेंगे, चौथा रखा गया, जबकि इनको व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। और सुनिए, सबसे पहले एक चीज ये जान लीजिए, व्यंजन है क्या। जिन्हें बोलने के लिए या जिनके उच्चारण में क्या होता है, और किसी और भी वर्ण की आवाज आती है, तो वहां से क्या हो जाए, जैसे देखिए इसमें, इसको बोलने में क्या होता है, किसी न किसी की सहायता इसमें लेनी पड़ती है। इसको बोलने में किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है इसके उच्चारण में। तो ये देख लीजिए, इनके उच्चारण में किसी की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि वो स्वतंत्र थे, वो किसी पर आश्रित नहीं थे। लेकिन ये किसी न किसी पर आश्रित रहते हैं। वो जो हमने आपको बताया था, स्वर बताए थे, वो किसी आश्रित रहते हैं। लेकिन ये जो है, ये किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। वो स्वतंत्र रूप से, ये स्वतंत्र नहीं है। ये स्वयं अपने अकेले से नहीं बोले जा सकते, किसी न किसी की सहायता से बोले जाएंगे। तो इस वजह से ये स्वतंत्र नहीं है, और ये किसी दूसरे वर्ण पर आश्रित रहते हैं, और जो स्वर होते हैं वो आश्रित नहीं रहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बताते हैं आपको। तो संयुक्त व्यंजन जो हमारा, और देखिए जो हमारे व्यंजन के प्रकार हैं, व्यंजन के प्रकार, तो जो व्यंजन के प्रकार है ना, जो व्यंजन के प्रकार हैं वो 3 ही हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन ये अपवाद हैं। संयुक्त व्यंजन अपवाद है, द्विगुण व्यंजन ये अपवाद हैं। तो जो अब अगर हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये क्या हमारे, ये संयुक्त व्यंजन है। अब इन्हें संयुक्त क्यों बोला गया, संयुक्त क्यों है, क्योंकि ये संयुक्त इसलिए इनको बोला गया है क्योंकि ये अकेले नहीं है। इसमें छ में 2 आवाजें आ रही हैं। अगर देखिए बोलने में देखा जाए तो छ, चा और छ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या, इसका जो हम संधि विच्छेद एक तरीके से बोले अगर, तो इसको अगर हम वर्तनी से अगर इसको लिखेंगे, शब्दकोश में अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए, या मतलब विस्तार किया जाए, तो इसको कैसे हम विस्तार करेंगे, देखते हैं, एक मिनट। कैसे, देखिए जैसे ये छ है, तो इसको जब लिखेंगे तो क, और ये नीचे इस तरह से लगाएंगे, प्लस श, ये होगा। त्र को त और प्लस रा, इस तरह से होगा। और उसी तरीके से अगर इसको देखा जाए, इसे देखा जाए ज्ञा को, तो ज्ञा को क्या हो जाएगा, ज्ञा में बेटा क्या हो जाएगा, चा और इया, चा और इया, ये वाला। अब श्रा को देखा जाए, तो इसमें क्या आ जाएगा, शा और रा, ये आ जाएंगे। तो संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया। द्विगुण व्यंजन आपको समझ में आ गया होंगे। द्विगुण व्यंजन के बारे में हमने आपको बता दिया।
तो द्विगुण व्यंजन समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि व्यंजन कितने हैं और किस प्रकार के हैं और कौन कौन से व्यंजन कहां कहां पर किस व्यंजन का उपयोग होता है। तो व्यंजन के प्रकार हमने आपको 3 बताए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि गर्म हवा निकलती है, स्पर्श व्यंजन यानी कि क्या होगा हमारा, इनको आगे वाले मुंह के भाग से बोला जाएगा। और इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन है, इसमें क्या होगा कि जीभ की जो तालव है, या, र, ल, व, जो जीभ का ये वाला हिस्सा ना, आगे वाला हिस्सा, ये ऊपर की तरफ उठेगा। और जो ऊष्म व्यंजन है, इनमें क्या होगा कि गर्म हवा निकलेगी। क्या निकलेगी? गर्म हवा निकलेगी। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद द्विगुण व्यंजन के बारे में हमने आपको बता दिया। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने आपको बताया, तो स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा और ऊष्म व्यंजन के बारे में समझ में आ गया होगा। संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद यही करता हूं आपसे कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम आगे देखें कि हमने पहले तो आपको स्पर्श कह रहा हूं, स्वर के बारे में सारी चीजें बताई थी। जो स्वर 11 बताए थे और 2 हमने आपको अयोगवाह बता दिए थे। 2 हमने आपको अयोगवाह बता दिए थे। अब एक चीज देखिए जरा, एक चीज आप यहां याद रखिएगा कि वो ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर है। ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर। कौन कौन से हो जाएंगे? ये अंग और आहा। तो ये हैं क्या? ये हैं क्या? ये हैं क्या? तो देखिए, ये अनुनासिक है और ये क्या है? विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग। और जो ये हैं, तो देखिए अब ये समझ में आ गया ना। और ये सब क्या हैं? अयोगवाह हैं। ये सभी क्या हैं? अयोगवाह हैं। ये सभी क्या है? हमारे अयोगवाह हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने स्वर और व्यंजन के बारे में सारी चीजें बता दी हैं। अब हम देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? वर्गों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, वर्णों का वर्गीकरण। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा इसका? तो वर्गीकरण कैसे होगा? हमने आपको बताया था घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर 2 हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से? सघोष और अघोष। इसके बाद प्राणत्व के आधार पर क्या हो जाएंगे? प्राणत्व के आधार पर हो जाएंगे हमारे, प्राणत्व के आधार पर हो जाएंगे हमारे 2 अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें देखिए एक क्या हो जाएगा? घोषत्व के आधार पर, के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर क्या हो जाएंगे हमारे? 2 हो जाएंगे। कौन से? सघोष और अघोष। ये हो गए ना। इसके बाद हमने आपको बताया प्राणत्व के आधार पर, के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर हमने आपको बताया, उसमें भी क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण और महाप्राण हो जाएंगे। यानी प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण हो जाएंगे। इसके बाद हमने आपको घोषित्व के आधार पर सघोष और अघोष बताए। अब ये सघोष और अघोष क्या है? अल्प प्राण महाप्राण क्या है? ये क्या है? तो देखिए
अगर हम स्वर की बात करेंगे, स्वर का, अब हमने वर्णों का वर्गीकरण देखा था, तो यहां से देखिए स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। तो जब हम स्वर का वर्गीकरण देखेंगे तो स्वर में कौन सघोष है, कौन अघोष है, कौन प्राण है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, और किस तरीके से कौन दंत है, कौन दंत है, कौन मूर्धन्य है, कौन कंठ है, कौन तालव्य है। तो ये सब देखते हैं हम आपको। तो सबसे पहले कंठ और तालव्य के बारे में देखते हैं किस तरीके से। उसकी एक ट्रिक है कि जैसे देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपको पूछ दिया गया ये क्या है, ये कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, या कंठोष्ठ है, या कंठ तालव्य है, क्या है ये, तो ये कैसे समझ में आएगा, उसके लिए रटने और याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक ट्रिक बताएंगे आपको, और पूरे लाइफ आपको ये याद रहेगा कि कैसे किसी ने हमको बताया था। तो ये अगर हम साफ करें इसको, ये चीजें ये देख, स्वर का वर्गीकरण। तो जब हम स्वर का वर्गीकरण के बारे में आपको बताएंगे तो सबसे पहले वहां पर एक ट्रिक क्या हम देख लेते हैं। एक ट्रिक क्या देखेंगे, यहां से एक ट्रिक यहां से निकल कर आएगी, ट्रिक निकल कर आएगी KTM 2, KTM 2 ठीक 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 ओके, ये याद रखिएगा, KTM 2 ठीक ओके, ये याद रख सकते ना, KTM गाड़ी आती है 2 ठीक ओके। ये ट्रिक याद कर सकते हैं आप। अगर ये ट्रिक याद कर सकते हैं तो देखिए किस तरीके से बन जाएगा। यहां पर देखिए के से क्या बनेगा, कंठ, क्या बन जाएगा, के से कंठ बन जाएगा। अब इसके बाद टी से क्या बन जाएगा, तालव्य, क्या बन जाएगा, तालव्य। एम से क्या बन जाएगा, मूर्धन्य। इसके बाद डी से क्या बन जाएगा, दंत। और ओ से क्या बन जाएगा, ओष्ठ। और टी से क्या बन जाएगा, सॉरी, टीके से क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। उल्टा देख लीजिए, टी के मतलब टी के है ना, टी के, तो पहले इतना देख लीजिए, फिर इसके टी और ओ के बारे में हम आपको बता देते हैं, जगह नहीं नीचे। देखिए कंठ में अब क्या आएगा, सीरियल याद रखिए, आ आ आ आ, है ना। फिर तालव में क्या आ जाएगा, छोटी बड़ी, कोई कठिन नहीं है, कितना आसानी से सब हो रहा है। आप बस सीरियल याद रखिए किस तरीके से होता है। मूर्धन्य में क्या हो जाएगा, मूर्धन्य में आपका री हो जाएगा। दंत में कुछ नहीं होता है, दंत में जो स्वर्ग होते हैं नहीं होते हैं। दंत जो होता है, जो स्वर होते हैं उसका दंत से कोई लेना देना, दंत नहीं होते हैं। इसके बाद अब आपका ओ, ओष्ठ, ओष्ठ में क्या हो जाएगा, उ उ, ओष्ठ, उ उ, ओठों का प्रयोग हो रहा है ना यहाँ पर। अब इसके बाद आपका बस्ता क्या है, आपका बस्ता क्या है, यहां से टी के बस्ता है और ओ के बस्ता है। तो टी के से क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। उल्टा लीजिए, कंठ तालव्य, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। और यहां से ओके यानी कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, या इसको ऐसे लिख लीजिए, कंठ ओष्ठ,
कंठोष्ठ। तो अब देखिए कंठोष्ठ में क्या, अब यहां से क्या आ जाएगा, सीरियल हमने कहा था ए आई ओ औ। अब देखिए हमने आपको 11 स्वर बताए थे, क्या बताया था, 11 स्वर बताए थे। 11 स्वर के बारे में इसके बाद हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर री को स्वर नहीं माना गया है, तो 10 बचते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको वर्गीकरण व्यंजन का बताया, वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्णों के वर्गीकरण से हम स्वर के वर्गीकरण का पहले हमने देखा, तो स्वर के वर्गीकरण में हमने क्या देखा कि कौन घोष है और कौन सघोष है। सॉरी, अभी हमने ये नहीं देखा, अभी हमने देखा है कि किस तरीके से कंठ और तालव्य कौन है और कौन हमारा कंठोष्ठ है, कौन मूर्धन्य है, कौन ओष्ठ है, ये सब हमने देख लिया। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक नोट लिख लीजिए, यहां से नोट लिख लीजिए। एक नोट क्या लिखेंगे, याद कर लीजिए, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, इस तरीके से, या इंग्लिश में देख लीजिए इस तरीके से, इसको इससे याद रखिएगा, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, ए का मतलब अल्प प्राण और एस का मतलब सघोष। यह हमने आपको अनुष्का शर्मा से बताया क्योंकि बहुत फेमस है। यानी कि स्वरों का अगर हम बात करेंगे, घोष अघोष और अल्प प्राण महाप्राण की बात करेंगे, तो हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हमें अनुष्का शर्मा से लेना देना है। किससे लेना देना है? अनुष्का शर्मा से। हमें अनुष्का शर्मा से मतलब है, तो अनुष्का शर्मा से मतलब है तो क्या है, देखिए अनुष्का शर्मा से मतलब क्या है कि अनुष्का शर्मा से ए अगर लेंगे तो अल्प प्राण और एस लेंगे तो सघोष। यानी स्वर की बात करेंगे हम, अगर स्वर की बात करेंगे तो सारे स्वर यानी 11 स्वर हैं, वो सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं, महाप्राण है ही नहीं। तो अगर पूछा जाए कौन सा, अगर ऑप्शन में कुछ दे दिया जाता है और पूछा जाए इनमें से कौन सा स्वर महाप्राण है, महाप्राण है, तो महाप्राण स्वर होते ही नहीं हैं। इसी तरीके से बोल दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है, तो स्वर अघोष होते ही नहीं हैं। तो क्या याद रखिएगा, 11 के 11 सघोष होते हैं। 11 स्वर जो हमारे वो क्या हैं? सघोष है, अघोष होते ही नहीं है। तो ये देखिए कितना इजी हो गया। वही चीजें अगर हम आप सघोष लिखिए, सघोर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ऐ उ औ। इस तरीके से हम आपको बताते रटाते तो आप कभी याद नहीं कर पाते। अब देखिए कितना इजी हो गया है कि हमारे स्वर में देखा जाए कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। महाप्राण होते ही नहीं है। अगर यहां देखा जाए जो हमारे सघोष और अघोष की बात की जाए, अल्प प्राण और महाप्राण की बात की जाए, तो स्वर में अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते ही नहीं है, और सघोष होते हैं, वहां अघोष होता ही नहीं है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको ले चलते हैं, जब हमने आपको 11 अल्प प्राण बता दिए और 11 स्वर बता दिए। अब एक चीज और याद रखिए, एक नोट और लिख लीजिए यहीं से। अभी हमने आपको व्यंजन पढ़ाया था ना, व्यंजन पढ़ाया था, तो व्यंजन में हमने आपको क्या बताया था? व्यंजन में हमने आपको बताया था या के बारे में बताया था, कौन से? अंतस्थ व्यंजन और वा, 4 बताए थे। तो लेकिन हम वहां से या और वा लेंगे। इनको क्यों लिया? क्योंकि ये जो है हमारे ये अर्ध स्वर हैं। क्या है? अर्ध स्वर। अब आप बोलेंगे कि अभी आपने बताया था ये व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है, और अब आप बोल रहे हैं कि ये हमारे अर्ध स्वर हैं। तो देखिए उसको प्रूफ करते हैं कैसे। आपने पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, या कुछ बुक्स में ही लिखा रहता है महिलाएं, ऐसा लिखा होता है, और कुछ बुक्स में यह लिखा होता है महिलाएं। अब बताइए, बोला तो महिलाएं जा रहा है, निकल या आ रहा है, लेकिन कुछ जगह महिलाएं ये सही है और कुछ जगह महिलाएं ये भी सही है। तो जो ये है ना हमारा, तो इसको अर्ध स्वर माना गया है। ये तो स्वर है हमारा, इसको अर्ध स्वर के बराबर रखा गया। एक और एग्जांपल वा का देखते हैं। आपने देखा होगा कौवा, देखा होगा ना कौवा, और कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा, या आप खुद लिखते होंगे कौवा। एक जगह लिखा मिलेगा आपको कौवा और एक जगह कौवा लिख कर। तो यानी कि ये जो वा है ये किसके सम्मिलित है? आ के सम्मिलित है, यानी कि ये भी हमारा अर्ध स्वर हो गया। तो ये समझ में आ गया ना।
हमारे हैं तो ये अंतस्थ व्यंजन, लेकिन इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर है, या दे दिया जाएगा, आ दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा, और इसके बाद ये दे दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब तो स्वर देखा आपने, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, अर्धस्वर आपने देखा, ये तो स्वर है। स्वर से मतलब अर्धस्वर मतलब ये होता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये बातें समझ में आई, अर्धस्वर के बारे में समझ में आ गया। स्वर का वर्गीकरण उम्मीद करता हूं स्वर का जो वर्गीकरण हुआ है सब समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कंठ। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कंठ तालव्य, सघोष और अघोष के बारे में बता दिया है और अल्पप्राण महाप्राण के बारे में बता दिया है। अगर आप याद रखेंगे तो जो स्वर में अघोष 0 होते हैं और महाप्राण 0 होते हैं। अल्प प्राण कितने होते हैं? 11, 11 के 11 अल्पप्राण, 11 के 11 सघोष। अब देखिए कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालव्य क्या होता है। तो देखिए जो कंठ है, कंठ में हमने आपको देखिए सीरियल याद रखिए, अ आ इ ई उ ऊ ये याद रखेंगे ना, उसी तरीके से केटीएम को याद रखिए, पूरा सीरियल याद रखिएगा। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हमारा तालव्य है। अब तालव्य से आपको तुरंत माइंड में क्लिक करिए कि टी आ रहा है, और के टी यानी कि दूसरे नंबर पे है, और ये दूसरे नंबर वाली लाइन हमें ऐसे इस तरीके से याद रखें। हमेशा देखिए जितने भी हमने आपको बताया सब पेयर में ही है, जोड़े में ही है, ये सब जोड़े में ही है ना, केवल री को छोड़कर। और देखिए दंत जो स्वर है, जिस तरीके से हमने बताया कि अघोष और महाप्राण का स्वर से कुछ मतलब नहीं है, उसी तरीके से दंत का स्वर से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन बाकी सबका देखिए कंठ का मतलब यहां से क्या इसको निकला ना, देखिए। फिर इसके तालव्य मतलब क्या होता है? तलवा, जो जीभ के ऊपर वाला, जो जीभ के ऊपर जो होता है ना हिस्सा, तालव्य। तो ताल देखिए ई को बोलने में क्या हो रहा है कि हमारी जो साइड वाली जीभ है, पीछे वाली बीच वाली हिस्सा है, वो ताल को छूती कि नहीं छूती? देखिए ई आ रही ना, दांत के साथ में छूती हुई निकल रही ना, ई। उसी तरीके से मूर्धन्य मतलब मुंह देखना किस तरीके से इसमें बनेगा, री। ये मुंह किस तरीके से संकुचित हो रहा है, इसको बोलने में क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है ना मुंह, री। इसी तरीके से ओष्ठ के बारे में बोलेंगे, ओष्ठ मतलब ओंठों का होगा, यहाँ पर ओंठों का फर्क पड़ेगा, ओंठ संकुचित हो रहा है ना। इसी तरीके से जब हम देखें कंठ तालव्य, ओष्ठ मतलब ओंठ, कंठ तालव्य मतलब यहाँ क्या होगा? कंठ भी आएगा और तालव्य भी आएगा। ए कंठ की आवाज आ रही है, और हमारा जो तलवा है ऊपर वाला, वहां जीभ वहां भी टच करेगी, ए। इसी तरीके से जब हम कंठ ओष्ठ की बात करेंगे, यहाँ कंठ भी आएगा और हमारा क्या होगा? ओष्ठ भी होंगे। जैसे ओ कंठ से आवाज आ रही है और ओठों का भी हमारा क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो उसी तरीके से देखिए संकुचित हो रहा है, ओ। इसी तरीके से कि ये सारी चीजें हैं, जब भी एग्जाम में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें मूर्धन्य है, तो ये आप बोलकर भी समझ सकते हैं कि कौन सा है मूर्धन्य, कौन सा नहीं। अगर वहां से नहीं समझ में आता है तो इसके लिए हमने आपको छोटी सी एक ट्रिक बताई है, इसी ट्रिक के हिसाब से आप हमेशा कभी भूलेंगे ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं स्वरों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में, अच्छा, तो आज आपकी क्लास यहीं पर खत्म की जाती है, और व्यंजन का वर्गीकरण हम आपको कल बता देंगे, और अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो जय हिंद। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचे, और ज्ञानेंद्र अकेडमी से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।